आज के समय में एक औरत स्वतंत्र रूप से जीने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि एक तो ये समाज बहुत अधिक पुरुष प्रधान है और दूसरा तमाम कानून पुरुषों द्वारा ही बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था भी पुरुषों की ही है, जहां पुरुष अपने नज़रिए से महिला चरित्र का आंकलन करते हैं। हेनरिक इब्सन एक शानदार नॉर्वेन प्ले राइटर थे और उन्होंने ही अपने एक नाटक में इस वाकया को लिखा था। मार्च 2021 में अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जज एस रविंद्र भट्ट ने जो जजमेंट लिखा, उसके सबसे शीर्ष पर उन्होंने इब्सन द्वारा लिखे इस बात को कोट करते हुए हिंदुस्तान के पूरे न्याय व्यवस्था यानी जुडिशियल सिस्टम को ये बता दिया कि कोर्ट रूम में महिलाओं के साथ अगर भेदभाव होता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और आज फिर से कानून प्रिया का एक नया एपिसोड लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज का ये एपिसोड एक बेहद ज़रूरी एपिसोड इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि न्याय की दुनिया की ये खबर रिग्रेसिव होने के साथ साथ बहुत आशाजनक भी है। ज़्यादा घुमाने की जगह सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो मार्च 18, 2021 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया। ये गाइडलाइन विशेषकर उन जजेस और लॉयर्स के लिए है जो कोर्ट रूम में भी अपने सेक्सिस्ट ख्यालात यानी लिंग भेदी विचारों को सिर्फ व्यक्त ही नहीं करते, बल्कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए वो लड़कों को आमंत्रण दे रही थी टाइप के जजमेंट्स भी लिख डालते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी पिछले महीने मार्च में भारत के चीफ जस्टिस भी एक यौन उत्पीड़क से ये कहते हुए पाए गए थे कि अगर पीड़िता से उत्पीड़क ने शादी कर ली तो सज़ा में कटौती की संभावनाएं हैं। ये उन हज़ारों घटिया स्टेटमेंट्स जजमेंट्स में से बस एक है, पर 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किए वो इन तमाम केसेस को ध्यान में रखकर तो किया ही, पर जो एक केस इस गाइडलाइन का ट्रिगर बना, साथ ही जिसके जजमेंट के तौर पर इन गाइडलाइंस को जारी किया गया, वो केस था अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हुआ ये कि सेक्सुअल हरासमेंट का एक केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर हुआ। दोषी पर आईपीसी की जितनी धाराएं लगाई गई, सेक्शन 452, 354A, 323 और 506, सबके साबित हो जाने के बावजूद जब दोषी ने बेल एप्लीकेशन दी तो उसके एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य ने एक्सेप्ट कर लिया। बात सिर्फ इतनी होती तो कुछ और बात होती, पर बात सिर्फ यही नहीं थी। 21वीं सदी में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के मामले में जस्टिस रोहित आर्य ने जिस तरह का फैसला सुनाया वो न केवल घोर शर्मनाक है बल्कि गैर कानूनी भी। ये मैं नहीं, गाइडलाइंस लिखते वक्त जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस खानविलकर का कहना है। आइए जानते हैं जस्टिस रोहित आर्य ने एक यौन उत्पीड़क की जमानत याचिका को अपनी स्वीकृति देते हुए क्या कहा। बेल एप्लीकेंट अपनी पत्नी के साथ 3 अगस्त 2020 को रात 11 बजे राखी और फूल लेकर पीड़िता के घर जाएगा। मिठाई के डिब्बे के साथ पीड़िता से यह वादा करेगा कि वह आजीवन पीड़िता की रक्षा करेगा। जिस तरह भाई अपनी बहनों को राखी बांधने पर कुछ भेंट देते हैं, उसी तरह बेल एप्लीकेंट पीड़िता को 11,000 रुपये देंगे। साथ ही पीड़िता के बेटे को भी 5,000 की राशि उसे कपड़े और मिठाई खरीदने के लिए देने होंगे। ये सब करते हुए सबूत के तौर पर तस्वीरें लेनी होंगी और उसे कोर्ट में जमा कराना होगा। अगर यौन उत्पीड़क ने ये सब कुछ कर लिया तो उन्हें बेल दे दी जाएगी। एक जज जिसके नाम के आगे जस्टिस लगता हो, जिसका सिर्फ नाम नहीं बल्कि यही काम हो कि वे लोगों को न्याय दिला सकें, उनका इस तरह का फैसला सुनाना न्याय के पूरे परिभाषा को ही तोड़कर रख देता है। हंगामा तो मचना ही था और वो जायज़ तरीके से मचा, जिसका नतीजा ये निकला कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पलट दिया, इसके जवाब में गाइडलाइन जारी किए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंच ने, जिसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस खानविलकर थे, ये कहा कि इस तरह का फैसला कोई भी जज दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे कानून के किताब में सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप जैसे जुर्म के खिलाफ इस तरह के उपाय ढूंढने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।
जस्टिस भट्ट ने जजमेंट में साफ लिखा, वे यानी जस्टिस आर्य ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके जुरिस्डिक्शन के दायरे में आता ही नहीं। अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती हैं। गाइडलाइंस को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इंडियन लीगल वर्ल्ड के जजेस और लॉयर्स के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिन्हें उन्हें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा जब वे सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप जैसे केसेस से डील कर रहे होंगे। और दूसरा जो सेट है गाइडलाइन का वो थोड़ा लैंग्वेज को लेकर है, भाषा के इस्तेमाल को लेकर। महिलाओं से जुड़े केसेस में जेंडर स्टीरियोटाइपिकल कमेंट्स यानी महिला विरोधी बातें बोल देना जजेस के लिए आम होता जा रहा है। इसके खिलाफ दूसरे भाग में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। मैं एक एक कर सारा गाइडलाइंस यहाँ आपसे साझा करूँगी क्योंकि ये जानना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो गाइडलाइन लिखा गया है वो है, बेल कंडीशंस में कभी भी ऐसे किसी प्रावधान का जिक्र ना हो जहां पीड़िता को उत्पीड़क से मिलना पड़े, उनका आमना सामना हो। इससे पीड़िता को और ज्यादती का शिकार होना पड़ेगा। दूसरा, अगर कंप्लेनेंट को ये लगता है कि उसे उत्पीड़क से खतरा है, उसके बेल मिलने से उसे असहज या अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए उचित मांग कर सकती है। और कोर्ट को हर हालत में ये सुनिश्चित करना होगा कि उत्पीड़क उसके सामने न जाए। तीसरा, तमाम केसेस में जहां उत्पीड़क को बेल मिल चुकी है, कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पीड़िता को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे कि उसके उत्पीड़क को बेल मिल चुका है, साथ ही बेल की कॉपी उस तक पहुंचाई जाए। चौथा, बेल कंडीशंस को पितृसत्तात्मक सोच और मर्दों की सहूलियत को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि महिलाओं के हक और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही गढ़े जाने चाहिए, न कि औरतों को कपड़ों और बोलचाल का नैतिक ज्ञान देना चाहिए। पांचवा, कोर्ट जब भी किसी केस को लेकर फैसला कर रही हो तब किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज को बढ़ावा नहीं दे सकती। पीड़िता और उत्पीड़क के बीच किसी तरह का समझौता नहीं करवा सकती। उत्पीड़क और पीड़िता के बीच शादी करवा देना या राखी बंधवा देना, इस तरह का कुछ भी और फैसला कोर्ट नहीं ले सकती, क्योंकि इस तरह का फैसला देना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। छठा, जज और लॉयर्स को ऐसे कोर्ट सेशंस के दौरान अधिक संवेदनशीलता से पेश आना होगा ताकि पीड़ित पीड़िता को किसी भी तरह के ट्रॉमा से दोबारा न गुजरना पड़े। सातवां, किसी भी जज को ये अधिकार नहीं कि वो रिटन या स्पोकन, लिखित या मौखिक किसी भी तरह से कुछ ऐसा कहे जिससे कि शिकायतकर्ता के हौसले में गिरावट आए, उसकी उम्मीद टूटे। अब बारी है कोर्ट रूम्स में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर जारी किए गए कुछ गाइडलाइंस की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास तरह की टिप्पणी करने से जज और लॉयर्स को साफ मना किया है, जैसे महिला शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, उसे संरक्षण की ज़रूरत होती है। महिला खुद कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। पुरुष ही परिवार के मुखिया होते हैं, उन्हें ही सभी फैसले लेने चाहिए। हमारी संस्कृति के हिसाब से महिलाओं को झुकी हुई और आज्ञाकारी होनी चाहिए। अच्छी औरतें अपनी पवित्रता का ध्यान रखती हैं, वे शादी से पहले सेक्स नहीं करती। मातृत्व ही महिला का एकमात्र कर्तव्य है। रात में अकेले घूमना या विशेष तरह के कपड़े पहनना बलात्कार को आमंत्रण देता है। महिला का सिगरेट या शराब पीना पुरुषों को उत्तेजित कर सकता है। सेक्सुअली सक्रिय महिला अपराध की शिकायत करे तो ज़्यादा संभावना ये है कि वो उसकी मर्जी से हुआ होगा। अगर चोट या निशान ना हो तो मामला महिला की मर्जी से सेक्स का होगा। महिला के कपड़ों, आचरण वगैरह पर टिप्पणी बिल्कुल ना करें। इस पूरे गाइडलाइन को सुनकर जितनी उम्मीद मिली और भरोसा हुआ, उतना ही अफसोस भी। अफसोस इस बात का कि आज के नए युग में, 21वीं सदी में, जहां अधिकतम पुरुषों का ये मानना है कि सिर्फ महिलाओं के हक में ही चीज़ें होती हैं, जिन्हें 1 मिनट नहीं लगता ये कह देने में कि स्त्रीवाद यानी फेमिनिज्म सब बकवास है, उस देश के उच्चतम न्यायालय को इस तरह का गाइडलाइन जारी करना पड़ रहा है। पर इन सब से परे ये गाइडलाइन सच में एक ऐतिहासिक कदम है।
न जाने कितने लोग जो कोर्ट के इस रवैये की वजह से अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ शिकायत तक नहीं करवाते थे, उन्हें इससे हौसला मिलेगा कि कम से कम उन्हें अदालतों में दोहरे ट्रॉमा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ गाइडलाइंस आए हैं, इंतज़ार है उस दिन का जब ये तमाम चेतावनियां मुकम्मल होंगी, जब कोर्ट रूम के अंदर महिलाओं का अपमान करने से पहले एक जज, एक लॉयर 2 बार सोचेंगे कि इसका नतीजा क्या होगा। जाते जाते रश्मि भारद्वाज की कविता आप सबके समक्ष रखती हूँ, एक प्रश्न के साथ। क्या बस वही सही है जो आपके लिए आरामदायक हो? क्या न्याय सिर्फ मर्दों के हिस्से जाने चाहिए? कच्ची मिट्टी सी होती हैं अच्छी बेटियां, पकाई नहीं जाती आंच पर, गढ़ा जाता है उन्हें ताउम्र ज़रूरत के हिसाब से, फिर एक दिन बिखेर कर रख दिया जाता है हवाले नए कुम्हार के, कि वो ढाल सकें उसे अपने रूप में। मुंह में ज़बान नहीं रखती अच्छी पत्नियां, उन्हें होना चाहिए मेमनों की तरह प्यारी, मासूम, निर्दोष, असमर्थ, जो ज़िबा होते हुए भी समेटे हों आँखों में करुणा, क्षमा और प्रेम। अच्छी माएँ निर्मित करती हैं परिवार का भविष्य, खींचने के लिए एक चरमराती गाड़ी वो तैयार करती है बैलों को, ख़त्म कर देती हैं कोख में ही कितनी धड़कनें एकाध आंसुओं के अर्घ से। माफ़ करना मुझे कि मैंने नहीं सुनी तुम्हारी सीख, कि मुझे भी होना था एक अच्छी बेटी, पत्नी या माँ, कि इन्हीं से बनता है घर। दरअसल मैंने सुन ली थी उन घरों की नींव में दफन सिसकियाँ और आहें, कि मैंने समझ लिया था कि उन दीवारों में चुनी जाती हैं कई जिंदा ख्वाहिशें। शुक्रिया। देखते रहिए ऑर्डिनरी।